दोस्तों ये कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने 2019 में रिकॉर्ड की थी। बहुत सारे बड़े-बड़े ऑफिसर्स को होस्ट किया, उनसे उनकी कहानी सुनी, उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में जाना, यूपीएससी एग्जाम के अराउंड का माइंडसेट समझा, सीखा। 2023 में भी और आज भी ये वीडियोस उतनी ही रिलेवेंट है। इन वीडियोस को आप देखिए, इनसे सीखिए, इनसे समझिए और यूपीएससी एग्जाम के लिए अपने आप को बेटर प्रिपेयर कीजिए। ऑडियो थोड़ा शायद 19-20 होगा, लेकिन जो कंटेंट आपको इन वीडियोस में मिलेगा वो बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही हाई वैल्यू है। थैंक यू। आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं या जिनके साथ मैं बैठा हूं, वो एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में आईएएस क्रैक किया। प्लीज वेलकम दिस गाय सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, आईएएस प्रदीप सिंह, who is a social media sensation and a news maker in the present date. Welcome to the show, sir. Thank you, sir, for such an introduction. Hello, friends. मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में 93 रैंक आई है। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मेरी एज अभी 22 साल है। हम इंदौर से रहने वाले हैं, लेकिन नेटिवली हम लोग बिहार के गोपालगंज ज़िला के रहने वाले हैं, जहाँ से हमारी फैमिली ने माइग्रेट किया था और अभी हम इंदौर में सेटल्ड हैं। तो प्रदीप, आपने बताया कि गोपालगंज से आप रहने वाले हैं, उसके बाद आप लोग इंदौर में आप शायद पले बड़े हैं। तो इंदौर से दिल्ली और दिल्ली से फिर आईएएस बनने तक का सफ़र आपके लिए कैसा रहा? आपने कैसे उसको तय किया? जी देखिए, एक्चुअली यूपीएससी का प्रिपरेशन का जो मेरी जर्नी थी वो इंदौर से शुरू हुई। सबको ये लगता है कि मैंने दिल्ली के आने के बाद प्रिपरेशन शुरू की, लेकिन एक्चुअली ये हुआ कि इंदौर में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मेरे दिमाग में ये आया कि अब प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये बचपन से ये एम था कि मुझे ये करना है। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर किया, काफ़ी सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ी और बुक्स ख़त्म की, और उसके बाद मैंने इंदौर से दिल्ली आने का डिसाइड किया, क्योंकि दिल्ली में मैं एक ऐसा कंपटीशन का एक्सपोजर है और ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपको ऐसा देखने का मौका मिलता है कि क्या एक्चुअल एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितना फैकल्टीज़ का गाइडेंस है और एग्ज़ाम को एक्चुअली कैसे क्रैक किया जाता है। तो इसमें आपने कहा कि यूपीएससी आपके लिए सिर्फ दिल्ली आकर शुरू नहीं हुई, बल्कि इंदौर में ही आपने उसकी शुरुआत कर दी थी। तो वो क्या वजह रही जिन्होंने आपको बचपन से ही या शायद आपके थोड़े लेट टीनेज में यूपीएससी की तरफ आकर्षित किया? आई थिंक इसके काफ़ी सारे रीजन्स हैं, लेकिन बेसिकली 3 to 4 रीजन्स आर देयर। कि फर्स्ट तो ये है कि मेरी फैमिली ने काफ़ी मोटिवेट किया इसमें। फैमिली की बचपन से ये चाहत थी कि उनके घर का लड़का कहीं बढ़िया सर्विसेज में जाके अपना करियर क्रिएट करे, तो उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती थी। वो लोग मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि अच्छे से अच्छा काम करो और बड़े से बड़े फील्ड में जाके अपना नाम रोशन करो। तो मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जब देखता था कि सिविल सर्विसेज के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो एक्चुअली सोसाइटी में कैसा पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया थ्रू आउट माई स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। लाइक देयर वाज वन इंसिडेंट कि स्कूल में जब मैं 10th क्लास में था, तो एक बार सोशल साइंसेज का लेक्चर चल रहा था जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स डिस्कस हो रहे थे। तो मेरे टीचर ने मुझे भी कहा कि एलपीजी रिफॉर्म्स पे एलिब्रेट करो, क्या रिफॉर्म्स थे, क्या रीजन्स थे और क्या कंसिक्वेंसेस थे। तो मैंने उसे काफ़ी अच्छे से एलिब्रेट किया, जिससे मेरी टीचर काफ़ी इंप्रेस हुई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा नॉलेज काफ़ी अच्छा है, एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, इनको यूटिलाइज़ करके तुम यूपीएससी एग्ज़ाम में आई थिंक यू कैन क्रैक। तो वहाँ से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। उस दिन मैं घर गया, पहले से ये दिमाग में तो चल ही रहा था कि यूपीएससी करना है, लेकिन उस दिन मैं जब घर गया तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया कि यूपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या है, और बेसिक चीज़ें थोड़ी पता की, और उसके बाद से काफ़ी मेरा मोटिवेशन बढ़ गया इसके प्रति। तो आपने कहा कि यूपीएससी का आपका मोटिवेशन इसके बाद बढ़ा, लेकिन यूपीएससी में देयर आर मल्टीपल सर्विसेज वन कैन ऑप्ट फॉर। व्हाट वर द रीजंस व्हिच प्रॉम्प्टेड यू टू गो फॉर ओनली आईएएस? आई थिंक यू राइटली पॉइंटेड आउट, देयर आर 24 सर्विसेज। तो सबका यही होता है कि आईएएस बनना है, लेकिन मेरा भी यही था। लेकिन उसका रीज़न ये था कि आईएएस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, सारे स्टेट कैडर्स हैं, और हर कैडर में आपको जाने का मौका मिलता है और उसमें जाके आप एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। जैसा मैंने इंदौर में देखा कि जब इंदौर का स्वच्छता सर्वेक्षण रिलीज हुआ तो इंदौर की रैंकिंग उसमें 149th पोजीशन पे थी। तो हम लोग काफ़ी डिप्रेस हुए कि इंदौर स्वच्छता में काफ़ी पीछे है दूसरी सिटीज़ के मुकाबले। मैसूर और चंडीगढ़ जैसी सिटीज़ काफ़ी आगे हैं। तो हमारी सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बेसिकली सिविल सर्वेंट्स हैं, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं या फिर कलेक्टर है या फिर एसडीएम है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम एक कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसमें बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे, जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो लेके आएंगे, और ऐसा एक माहौल क्रिएट करेंगे जिससे कि स्वच्छता का चारों तरफ इंदौर में एक वातावरण हो। तो और उसके बाद हमने पॉजिटिव चेंज देखा भी, जिसमें जस्ट अगले साल फर्स्ट पोजीशन पे इंदौर था और 3 साल से वो ये चीज़ कंटिन्यू कर रहा है। तो उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहे तो कितना पॉजिटिव चेंज अपने एक फील्ड में ला सकता है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे भी किसी छोटी सिटी में जाने का मौका मिलेगा तो
मे बी आई वुड ब्रिंग दैट चेंज। राइट, तो पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स, हाँ, आपका ध्यान, क्योंकि पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मौका मिलता है जब आप ग्राउंड लेवल पे होते हो। आपको ये सिखाया जाता है कि पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की हैं उसको कैसे ग्राउंड पे उतारें, स्कीम्स जो हैं उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं। राइट। और जब आप ग्रेजुअली आगे जाते हो आपके 15 to 20 ईयर्स आफ्टर योर करियर, तो आपको पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रोल दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या चैलेंजेस हैं। इनफैक्ट दिस इज़ अ गुड थिंग प्रदीप, दैट आपके पास इस समय करीब 40 साल की सर्विसेज हैं जो आपके साथ रहने वाली हैं। आपने कहा कि आप पहले इम्प्लीमेंटेशन में पहले 20 साल रहेंगे, उसके बाद अगले 20 साल आप और एनर्जी और एक्सपीरियंस के साथ फॉर्मुलेशन में भी अच्छे तरीके से रह पाएंगे। लेकिन मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगा। आपने कहा कि जो इंदौर का एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने एक आदतन चेंजेस ग्राउंड पर लाने शुरू किए, द बिहेवियर ऑफ पीपल। इसी को अगर हम बचपन से जोड़कर देखें तो ये माना जाता है कि any success that comes to any person is somehow connected to how they grew up, the habits they formed. तो यही सवाल मेरे मन में आपको सुनते हुए इस आदत के बिहाफ पे आया कि प्रदीप भाई, मतलब बचपन कैसा था? जी, ऑब्वियसली सब कहते हैं कि आपकी 2 साल की जर्नी कैसी रही। मैं उनको कहता हूँ कि 2 साल की नहीं है, 22 साल की जर्नी है। तो बचपन मेरा काफ़ी अच्छा था, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की, खूब एंजॉय किया, खेला भी और सीखने की भी कोशिश की अपने बड़ों से। और घर वालों से भी ऐसा माहौल था कि वो केवल पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे, और कभी कोई ये प्रेशर नहीं था, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जैसी भी हो, कभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपको बियॉन्ड स्टडीज़ एनीथिंग यू हैव टू डू। तो उससे भी काफ़ी मोटिवेशन मिली मुझे, और मैंने अपने बचपन को पूरी तरह से एंजॉय किया। किसी भी काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन काफ़ी फ्रूटफुल रहा आई थिंक माई चाइल्डहुड। राइट, तो आपने अभी मेंशन किया कि आपके फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। आपने शुरू में कहा कि आप गोपालगंज बिहार से हैं, तो इंदौर गोपालगंज के बीच आप किस तरीके से बड़े हुए, कैसी सब चीज़ें रही, परिवार में कौन कौन हैं, क्या करते हैं? मैंने अपने बचपन के शुरू के 4 या 5 साल गोपालगंज में ही बिताए। अच्छा। और उसके बाद मैं इंदौर आया जब हम लोग प्रॉपरली माइग्रेट हुए और हम लोग इंदौर में सेटल्ड हुए। तो मेरी पूरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पूरा इंदौर से ही हुआ है। लेकिन होता यह है कि गोपालगंज से हम लोग अभी पूरे तरह से कनेक्टेड हैं। जब भी हमारी वेकेशंस होती हैं, समर वेकेशन जब होती थी 12th तक, तो हर वेकेशन में हम लोग गांव जाते थे और 2 से 3 महीने वहाँ पूरा स्पेंड करते थे, ताकि वहाँ का भी कल्चर हमें पता हो, वहाँ से भी हम लोग कनेक्टेड हो, और एक तरह से पूरे रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं तो उनसे भी हमारा एक जुड़ाव रहे। और स्कूलिंग डेज में हम लोग इंदौर में रहते थे। तो परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं आपके परिवार के लोग? मेरी फैमिली में पापा हैं, मम्मी हैं और भैया हैं। पापा पेट्रोल पंप पे सर्विस करते थे और मम्मी हाउस मेकर है, और भैया जो हैं वो प्राइवेट कंपनी में वर्किंग प्रोफेशनल हैं। तो यही हमारी 4 लोगों की छोटी सी फैमिली है और खुशहाल फैमिली है। तो प्रदीप, खुशहाली तो जाहिर सी बात है, इंशाल्लाह बनी रहे आप लोगों पर। आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो ये सामने आया कि आप क्विज़ेज़ में, डिबेट्स में काफ़ी एक्टिव थे। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से आपके कॉलेज लाइफ में हुई, स्कूल में हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आई थिंक स्कूल लाइफ में मैं कुछ मतलब बेसिकली 7th या 8th क्लास तक काफ़ी थोड़ा शाय था। मतलब स्टडीज़ में अच्छा था, लेकिन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने में थोड़ी झिझक होती थी। लेकिन 8th या 7th 8th के बाद मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया कि नहीं, अब थोड़ा एक्सपोज होते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि अपना जो एक पर्सनालिटी है वो भी डेवलप हो। तो उसके बाद मैंने डिबेट्स में, एलोकेशन में, एक्सटेम्पोर में और क्विजेस में सब में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जिससे मुझे लगा कि मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अपना मेंटली भी मैंने अपने आप को डेवलप किया और अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका भी मुझे मालूम चला। फिर कॉलेज डेज में मुझे मालूम था कि ये मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन है, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो मैंने सोचा कि 3 साल को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करूं और इन 3 सालों में वो सब कर लूँ जो बेसिकली लोग 5 या 6 साल के अपने कॉलेज ईयर्स में करते हैं। तो उसमें मैं स्टूडेंट एक्टिविज़म में था, फिर मैंने लिटरेरी इवेंट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था, लाइक क्विज, डिबेट एंड ऑल। और आफ्टर वन फेज आई स्टार्टेड कंडक्टिंग द क्विजेज एंड डिबेट्स। तो मैंने इंदौर क्विज क्लब भी फाउंड किया था, जिसमें काफ़ी अच्छे मेंबर्स हैं और हर कॉलेज में मेंबर्स हैं उसके। तो लिटरेरी इवेंट्स कंडक्ट करना एज वेल एज पार्टिसिपेट करना, दोनों मेरी काफ़ी इंटरेस्ट की चीज़ें थी। प्रदीप, थोड़ा सा हम लोग वापस आते हैं आपकी यूपीएससी जर्नी की तरफ। जाहिर सी बात है कि कम उम्र में जो आपको सक्सेस मिली है उसके लिए आपने खूब मेहनत की है, लेकिन जो मैं समझना या जानना चाह रहा हूँ कि आपकी वो कहानी कैसी रही कि हर फेज़ के रिजल्ट के बाद आपके मन में क्या भाव थे, आपके आसपास के लोग किस तरीके से उसको रिएक्ट कर रहे थे, तो वो थोड़ा अगर आप बता पाएँ। आई थिंक आपने ये सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर फेज़ के बाद मैंने समझा कि ये एग्ज़ाम होती क्या है। प्रीलिम्स के पहले मुझे लगता था कि यार कैसे भी प्रीलिम्स हो जाए, मेंस हो सकता है कि इस बार ना हो तो अगली बार कोशिश करेंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं एक भाव रहता है हर स्टूडेंट के मन में, तो क्योंकि हमें रिजल्ट पहले से पता नहीं होता। तो जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जब रिजल्ट आया, तो मेरे अंदर ये आया कि नहीं, नाउ आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एनी हाउ,
वेदर इन दिस अटेम्प्ट और इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सिर्फ प्रीलिम्स के बाद? सिर्फ प्रीलिम्स के बाद, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा हर्डल है कि वो आपको रोक सकता है IAS बनने से, वो बना नहीं सकता। तो जब मैंने वो क्लियर किया तो मुझे लगा कि अब आंसर राइटिंग स्किल्स मेरी अच्छी थी, उसमें मुझे काफ़ी भरोसा था, तो मुझे लगा कि अब ये एग्ज़ाम किसी न किसी अटेम्प्ट में मैं क्लियर करके ही जाऊँगा यहाँ से। फिर मेंस लिखा मैंने, तो मेंस भी काफ़ी कॉन्फिडेंस से लिखा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मैंने और ताकत ज़्यादा लगाई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। और उन बाकी के एग्ज़ाम, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और जब मेंस की एग्ज़ाम थी, उसके बीच का टाइम मैंने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि मेरा मेंटल लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका था उस टाइम तक। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा हो चुका था। और जब मेंस का रिजल्ट आया तब तो मैंने ये मान चुका था कि नहीं, ये एग्ज़ाम क्लियर करके ही मैं दिल्ली से जाऊँगा। ये बिल्कुल एक श्योरिटी के साथ मेरे मन में ये भाव आ गया था कि मैं या तो इसी अटेम्प्ट में या तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि हमें मेंस के मार्क्स पता नहीं होते, तो मुझे लगा अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो पक्का क्लियर करके जाऊँगा। और फिर इंटरव्यू का रिजल्ट भाव के साथ, मतलब आपने मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद अगले साल की तैयारी शुरू की थी क्या? हाँ, मेंस मेरा जैसे ही हुआ था, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें अगर आप बीच में प्रिपरेशन छोड़ देते हो तो फिर एक ब्रेक हो जाता है और कॉम्पिटिटिव बेस दूसरे एस्पायरेंट्स आपके ऊपर ले लेते हैं। जैसे ही मेंस का एग्ज़ाम हुई तो उसके बाद 7 और 8 दिन मैंने एंजॉय किया। उसके बाद मैंने दोबारा मेंस के जो अपने नोट्स थे जो मैंने बनाए थे उसको रिफाइन किया, उसको फिल्टर किया और अच्छे से नोट्स बनाए और थोड़ी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने और करना शुरू की, ताकि मुझे लगा कि हो सकता है इस बार IAS ना मिले, कोई और सर्विस मिले, तो मैं दोबारा एग्ज़ाम जब दूँ तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड रहूँ। फिर इंटरव्यू किस तरीके से निकला आपका? इंटरव्यू का जब शेड्यूल आया तो मुझे मालूम चला कि सबसे लास्ट डेट पे मेरा इंटरव्यू है। और आई विल हैव टू वेट फॉर 2 months टू गिव माई इंटरव्यू। तो 2 महीने का समय था, काफ़ी एंग्जाइटी भरा था, क्योंकि अब सबका होते जा रहा था, मेरे दोस्तों का, और मुझे मालूम चल रहा था कि मेरा अभी और टाइम है। तो सबसे लास्ट डेट पे था, लेकिन मैं बहुत एंजॉय कर रहा था उस प्रोसेस को, और उसमें काफ़ी प्रिपरेशन की, अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा वर्क किया, अपने आप को जानने का मौका मिला ज़्यादा से ज़्यादा, अपनी हॉबीज़ को परस्यू किया। और उसके बाद इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो उसके बाद तो लाइफ ही चेंज हो गई एक तरह से। आप कहते हो कि आपकी लाइफ इंटरव्यू के बाद चेंज हो गई, तो जाहिर सी बात है, जब मैं आपके बारे में मैंने शुरू किया तो मैंने कहा, यू आर सोशल मीडिया सेंसेशन, यू आर अ न्यूज़ मेकर। हाउ डू यू रिसीव दीज न्यूज़? आई एम प्रीटी श्योर थिंग्स मस्ट हैव चेंज फॉर यू इन योर फैमिली, इन योर रिलेटिव्स एंड अदरवाइज टू, काफ़ी आजकल हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक सराउंडिंग इज सेम बट सिचुएशन इज चेंज्ड, कि लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है। पहले भी वही लोग थे, मैं भी वही था, लेकिन अब जब मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर ली है तो मेरे ख्याल से सब लोग बदल गए हैं और उन लोगों का बात करने का तरीका बदल गया है। और दूसरी चीज़ ये है, जो एक मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आजकल जो भी फेलिसिटेशन हो रहा है मेरा या फिर दूसरे टॉपर्स का भी, तो उन फेलिसिटेशन का मतलब यही है, जो मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन है आपसे कि ये इन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम क्लियर की है, तो सिविल सर्विस का मतलब कि लोगों की सेवा करना। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हम इनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, हम इनका इतना सम्मान कर रहे हैं, तो ये उसका कर्ज चुकाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो फेलिसिटेशन हो रहा है, जितने भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, टॉक्स हो रहे हैं, उसका मतलब यही है कि मेरे ऊपर और ज़्यादा चैलेंजेस हैं कि इन सारी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूँ, और वही कोशिश मैं आगे करूँगा। सो आई मीन थ्रू आउट दिस प्रोसेस कभी ऐसा हुआ कि अहंकार मन में आ गया हो, या फिर हाउ डू यू like see yourself, how do you keep yourself humble in this entire process? I think ये ज़रूरी भी है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद कई लोग ये सोचते हैं कि अब हम शहंशाह हो गए हैं, अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत छोटी चीज़ है और यू आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग लिटिल बिट, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स और लोग भी इतने सारे हैं जिनको डिलीवर करना है। तो मुझे लगता है कि हम्बल होना काफ़ी ज़रूरी है। और मेरे मन में अगर कभी कभी अहंकार आता भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि डाउन टू अर्थ रहूँ, जैसा पहले था वैसा रहूँ और चेंज ना हूँ, क्योंकि अगर मैं चेंज नहीं होऊंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा। और जब ईगो मन में आ जाता है तो ईगो से ऐसा होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ईगो नहीं आना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाली लाइफ में कि ईगो ना आए मेरे। तो आपने कहा कि हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, और इस दौरान कुछ चीज़ें जिन्होंने आपको बहुत एक समेट कर रखा, वो शायद पोइट्री एक रही आपके हिसाब से। तो अगर आप कुछ अपनी मनपसंद पोइट्री हमें सुना सकें तो। आई थिंक जो मैं ये पोएम की कुछ लाइन सुनाने वाला हूँ, उसके पहले मैं ये कहूँगा कि जब भी आप लाइफ में कोई डिसीजन लें तो आपका वो खुद का डिसीजन होना चाहिए, ताकि बाद में उस पर आप रिग्रेट ना करें। और एक बार जब डिसीजन ले लें तो कभी पलट के वापस मत देखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो हमेशा। तो ये इन लाइन्स मुझे काफ़ी मोटिवेट किया थ्रू आउट माई जर्नी। और ये लाइन्स ये है कि लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता ना कोई किनारा है, ले लील भले यह धार मुझे, ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। तो ये एक तरह से मन में होना चाहिए कि अगर एक बार मैं आगे बढ़ चुका हूँ तो लौटूंगा नहीं और उस चीज़ को हासिल करके ही आगे जाऊँगा। इंटरेस्टिंग।
So friends, this was Pradeep Singh, IAS, who cracked UPSC in 2018 for 2019 batch with All India Rank 93 in his very first attempt. Thank you so much, sir, for being a part of this show. दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। ऐसी ही और बहुत सारी वीडियोस के लिए एंड टू गेन एन एज इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन @CSEY को सब्सक्राइब कीजिए।